Okay, so as I told you, today's lecture will be on the discussion of GPAT 2026 पेपर. पर्पज हा नाही की ते क्वेश्चन्स तुम्हाला आले पाहिजे सगळे. पर्पज हा आहे की यू शुड बी अवेअर की लाईक काय काय विचारू शकतं हे, अँड वेदर वी आर ऑन राईट ट्रॅक ऑर नॉट. जे आम्ही शिकवतो यामध्ये किंवा जे तुम्ही नोट्स पद्धत वाचता ते बिलकुल राईट ट्रॅकवर आहे की नाही हे तुम्हाला यावरनं कळेल. दॅट इज द पर्पज ऑफ द टुडेज सेशन. ओके, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम ऑलमोस्ट इफ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि सारे 125 हमारे नोट्स में से आएंगे या लेक्चर में से आएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. अगर ये कोई बोलता है कि सारे क्वेश्चन हमारे टीचिंग में से है तो देन मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, अब वो क्लेम कर रहे हैं. बट आई मस्ट से लाइक मोर देन 90 क्वेश्चन जोड़ पर आउट ऑफ 125. ओके, 125 में से 90 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एज इट इज फ्रॉम द नोट्स और लेक्चर में से है अपने. ओके, 90 मतलब इफ यू कन्वर्ट इट इनटू द मार्क्स, सो 360 360 क्वेश्चन 360 मार्क्स जे आहे जे जवळपास आपल्या यामधनं आहे ॲज इट इज आहे त्यापेक्षा जास्त आहे. ओके, अभी आता अपन घेऊ ते शेयरिंग करू तो तुम्हाला कळेलच. ओके, सो मैं सबके ऐसे रेफरेंस तो नहीं डालूंगा बट इट्स अवर लेक्चर, सो दैट्स वाई वो आपको थोड़ा सा देख के समझ में आ जाएगा कि अपने नोट्स में आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है. ठीक है, एंड मैं यह भी बताऊंगा की ये अपने नोट्स में नहीं है. सो टू बी ऑन व्हेरी ऑनेस्ट, जिथे मला वाटेल की हे आपल्याकडे नाही आहे आपल्या नोट्समध्ये तर ते पण मी सांगेल की हे आपल्या याच्यात नाही आहे, ये आंसर आपल्या याच्यात मिळणार नाही. बट जो मिलेगा वो मैं परफेक्टली बोलूंगा कि ये अपने नोट्स में है. ओके, सो मैं सभी तो क्लेम नहीं करूंगा बट जो जो हमें लगता है कि वो जो अपने नोट्स में डायरेक्टली मिलता है, लेक्चर में डायरेक्टली मिलता है, वो मैं आपको बोलूंगा. ठीक है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन. सो दिस इज फॉर बोथ ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सो दैट उनको भी पता चले कि लाइक जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे वो मैक्सिमम अपने नोट्स में से क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन. इज इट विजिबल दिस है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. So, section 8, पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपोफिलिक सब्सटेंसेस ऑन द बेंजोडाइजेपिन मेनली एनहांसेस. ओके, कितनी बार बोला है कि इफ सब्सटेंस इज मोर लिपोफिलिक देन इट कैन इजीली क्रॉस BBB. सो ऑफ कोर्स व्हाट इंक्रीजेस, अगर लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इट इंक्रीजेस CNS पेनिट्रेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन जो काफी बार मतलब बोलता बोलता बऱ्याचदा सांगितलेलं आहे एनेस्थेशिया मध्ये, ANS मध्ये, CNS मध्ये कि इफ इवन इन द जनरल फार्माकोलॉजी में भी if substance is more lipid soluble it can easily cross the BBB, blood brain barrier. That's why the answer of this question is CNS. तो ये सेकंड ईयर में से ही क्वेश्चन है डायरेक्टली. ओके, जनरल फार्माकोलॉजी में से है. Isn't it? बराबर है ना? करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो लिपोफिलिसिटी इंक्रीजेस बेंजोडाइजेपिन का, किसी भी ड्रग का, नॉट ओनली अबाउट द बेंजोडाइजेपिन, कोई भी ड्रग हो, लिपोफिलिसिटी बढ़ेगा और इफ दैट ड्रग एक्टिंग ऑन द CNS तो उसका CNS पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा बिकॉज इट कैन क्रॉस BBB वेरी इजीली. Okay, then presence of electron withdrawing group on phenothiazine ring enhances antipsychotic activity by. I told you in the phenothiazine CNS हो चुका है, अभी सेकंड ईयर का बाकी है बट थर्ड ईयर का CNS हो चुका है. सो फिनोथायाजिन रिंग में पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरीन या फ्लोरीन होता है. और अगर आप ऐसा करते हो तो एक्टिविटी बढ़ जाएगा. ओके, एंड हाउ एंटीसाइकोटिक ड्रग विल एक्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? थर्ड ईयर स्टूडेंट बोलो, एंटीसाइकोटिक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है? हाउ दे एक्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म? Blocking dopamine receptor. करेक्ट, हाँ, दे ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर. करेक्ट. तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखोगे फिनोथायाजिन रिंग के ऊपर तो इट एनहांसेस एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी. और कैसे बढ़ेगी एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी? फिर इंक्रीजिंग डोपामाइन रिसेप्टर बाइंडिंग, क्योंकि ये डोपामाइन रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, डोपामाइन रिसेप्टरला ते बाइंड होतात. दैट्स व्हाई दे ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर and that's why they act as antipsychotic. तो as it is लेक्चर मधून किंवा नोट मधून हा क्वेश्चन आहे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है पोजीशन नंबर 2 पे फिनोथायाजिन रिंग में, जैसे कि क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, एंड दैट इंक्रीजेस डोपामाइन रिसेप्टर बाइंडिंग इफेक्ट और जिससे एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी बढ़ती है. एज इट इज है अप्लाई. सेकंड सेक्शन ए चालू है आपला. इफ पीके फिनोबार्बिटोन इज 3.4 and fraction of the drug would be ionized at what fraction of the drug would be ionized at pH 4.4. बोथरे सर ने भी लिया है, ये डायरेक्टली है, इवन इट इज प्रेजेंट इन द फार्माकोकाइनेटिक लेक्चर में कि pH माइनस पीके करो आप. ओके, pH माइनस पीके जब करते हो आप, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेंडरसन हेचलबॅच इक्वेशन. शिकवलेला आहे ना थर्ड इयर स्टुडंट? झाला आहे ना? Yes, sir. हा. सो pH माइनस पीके करायचं. pH माइनस पीके जर 1 येत असेल तर 90% फ्रैक्शन जो होता है वो ड्रग का आयोनाइज होता है. ओके, सो pH माइनस पीके
मतलब 4.4 इज अ पीएच एंड पीके इज 3.4। अगर ये आप करोगे तो आंसर आता है 1। सो अगर इसका आंसर 1 है तो 90% ड्रग इज आयोनाइज्ड। ओके, जब पीएच माइनस पीके पीके का वैल्यू 1 होता है। ओके, सो 4.4 माइनस 3.4 इट इज 1। दैट्स व्हाई 90% ड्रग का फ्रैक्शन आयोनाइज्ड होगा। सो ये देखो 90% इज ऑप्शन। 0.90 फ्रैक्शन मतलब 90%। ओके, सीधा एज इट इज क्वेश्चन है। इंडिकेटर यूज्ड इन ईडीटीए टाइट्रेशन ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम। सेकंड इयर स्टुडंट सांगू शकते ईडीटीए टाइट्रेशन कॅल्शियम और मॅग्नेशियम कुठले इंडिकेटर वापरतो आपण? ईडीटीए टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? इडिक्रोम ब्लॅक टी। ओके, आपल्या नोट्स वाचा एनालिसिसच्या इडिक्रोम ब्लॅक टी टाइट्रेशन वॉल्यूम 1 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 में आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन टॉपिक पढ़ो। क्लियर कट इंडिकेटर के नाम मेंशन किए हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी मतलब आई यूज्ड टू से कि लाइक जब आप टाइट्रेशन टॉपिक पढ़ते हो तो मेनली फोकस्ड ऑन ऑल द इंडिकेटर्स देन ऑल द टाइट्रेंट्स यूज्ड इन दैट टाइट्रेशन मेथड। तो ये वो इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन है एज इट इज है अपनी इसमें ईडीटीए। ईडीटीए मतलब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन वाला जो टॉपिक है ये। ओके, छोड़ दिया ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने। ओके, ये जिसका भी पेपर है उसने ये छोड़ दिया, 0 मार्क आ गया उसको। ओके, तो इट्स वेरी इजी इरिक्रोम ब्लैक टी। Then, in the light chain of immunoglobulin, the carboxy terminal half of the molecule, that is constant region, consists of two basic amino acid sequence named as, if you see our biochemistry notes, sorry, microbiology notes, आप माइक्रोबायोलॉजी का नोट्स देखो, उसमें एंटीबॉडी का चैप्टर देखो। एंटीबॉडी के बारे में मैंने 4-5 लाइन लिख के दिया है और एक टेबल दिया है। ओके, तिथे डायरेक्टली मेंशन आहे की लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स कप्पा एंड लैम्बडा। इजंट इट? आहे नाही डायरेक्ट? Yes, sir. माइक्रोबायोलॉजी नोट बघून घ्या। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं तो आप एक बार चेक करके देख लो। माइक्रोबायोलॉजी के इसमें एंटीबॉडी में मैंने बहुत ज्यादा मतलब ऐसे 20-25 पेज का एंटीबॉडी नहीं है। ओके, 20-25 पेज नाही लिहून दिला, एक एक 2-3 पेज मध्ये एंटीबॉडी आहे फक्त, 3 पेज मध्ये। उसमें एक टेबल है एंटीबॉडी का कंपैरिजन है कि विच एंटीबॉडी मतलब उनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन दिया है और नेक्स्ट दिया है सिंपली उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो त्यामध्ये क्लियर कट लिहिलं आहे की लाइट चेन आणि हेवी चेन के बारे में लिखा है। सो लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ कप्पा एंड लैम्बडा सब यूनिट। ओके, ऐसा क्लियर कट मेंशन है। सो दिस इज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर माइक्रोबायोलॉजी नोट्स। ओके, देन रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एनवायरमेंट एंड पीके ऑफ द ड्रग, ये तो कितनी बार हो चुका है। ओके, सर ने भी लिया होगा बहुत बार, हेंडरसन हैचलबैच इक्वेशन, सो वेरी फेमस। ओके, अगर एना का क्लास नहीं भी लगाते तो भी ये आंसर आ जाना चाहिए था। इट इज वेरी फेमस हेंडरसन हैचलबैच इक्वेशन। ओके, सो ये भी बोलूंगा कि इसके लिए क्लास की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आ जाता है आपको। ओके, तो ये पीएच पीके का जो रिलेशनशिप है इट इज सिंपली गिवन बाय हेंडरसन हैचलबैच इक्वेशन। बायोफार्म में भी है और जनरल फार्मेकोलॉजी काइनेटिक्स में भी है। ओके, टैक्सोल आपल्या याच्यातनं क्वेश्चन है, ट्रैक्सोल इज सेमी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर। अब डायरेक्टली ऐसा एज इट इज लाइन नहीं है, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैक्सोल? थर्ड ईयर स्टूडेंट, एनीबॉडी? टैक्सोल का सोर्स क्या है? एनीबॉडी सांगू शकतो कोणी टॅक्सोलचा बायोलॉजिकल सोर्स? आपण कोग्नसी मध्ये घेतलाय, टर्पेनॉइड्स मध्ये, इवन अपन एंटी कैंसर मध्ये पण घेतलाय टॅक्सोल। बायोलॉजिकल सोर्स इज टैक्सस बैकाटा। ओके, आप देख लो टैक्सस बैकाटा और नीचे पढ़ो किसमें नाम आता है बैकाटा जैसा कुछ है कि किसमें? बैकाटा समथिंग लाइक, so you can see here 10-D-acetyl-baccatin. Okay, so this is a semi-synthetic form जिससे टैक्सोल बनता है 10-D-acetyl-baccatin because biological source of Taxus is Baccata. See, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं भी रहा बट त्याच्या रिलेटेड काहीतरी आहे आपल्या नोट्स मध्ये आणि तुम्ही लॉजिक लावू शकता। सो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टैक्सोल इज टैक्सस बैकाटा एंड बैकाटा मतलब बैकेटीन, इट कंटेन बैकेटीन। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका करेक्ट आंसर है। Then quantitative values determined for the identification of leaf drugs remain constant throughout the age of the plant except, इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है थ्रू द एज ऑफ द प्लांट कांस्टेंट रहता है? एक्सेप्ट पूछा है तो यू जस्ट गो टू द क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, आप एनालिसिस अपना माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो कोग्नसी का नोट्स देखो आप अपना। ओके, उसमें क्वांटिटेटिव जो माइक्रोस्कोपी है वो देखो, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स सबका डेफिनेशन दिया है उसमें क्लियर कट में लिखा है। मैंने लेक्चर में बोला है कि स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, हाँ, आंसर इसका रॉन्ग है। ये एक्सेप्ट वर्ड अगर नहीं होता, if there is no except word, then stomatal index is the correct answer because stomatal index is the property
इज द पॉइंट जो चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द एज ऑफ लाइफ। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में स्टोमेटल इंडेक्स ही ऐसा फिना प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होता है। बट यहाँ पे पूछा है कि एक्सेप्ट, तो स्टोमेटल नंबर चेंज होता है हर बार। ओके, स्टोमेटल इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर स्टोमेटल नंबर चाहिए। सो वी आर गोइंग टू चैलेंज इट, हम लोग इसको चैलेंज करने वाले हैं। सो इसके मार्क्स जो है जिन्होंने स्टोमेटल नंबर लिखा है उनको सही मिलेंगे। स्टोमेटल इंडेक्स इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गेटिंग? येस सर. स्टोमॅटल नंबर आन्सर पाहिजे याचं, स्टोमॅटल इंडेक्स नको। हा सेकंड इयर मधला क्वेश्चन आहे, आता कोग्नोसिव व्हायचं आहे आपलं अजून, फार्माकोग्नोसिव फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड इयर स्टूडेंट, तर त्यामध्ये होईल हे। अगर ये एक्सेप्ट वर्ड नहीं होता तो स्टोमॅटल इंडेक्स आन्सर है, क्योंकि स्टोमॅटल इंडेक्स रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द एज ऑफ लाईफ। हे क्लिअर कट आहे मेन्शन आपल्या नोट्स मध्ये, लेक्चर मध्ये पण मी सांगत असतो, स्टोमॅटल नंबर चेंज होतं, इंडेक्स चेंज होत नाही। नेक्स्ट, इन ट्यूब डायल्यूशन टेस्ट फॉर बॅक्टेरियोसाइडल एजेंट, ओके, ट्यूब डायल्यूशन टेस्ट for bactericidal agents, stainless steel cylinder are inoculated with test organism and exposed for, ये भी आप पढ़ो। माइक्रोबायोलॉजी का जो एसे दिया है एंटीबायोटिक्स का एसे जिसमें है, जिसमें एक टेबल दिला आहे मी, त्यामध्ये दोन मेथड पण दिलेले आहे। ओके, टर्बिडोमेट्रिक मेथड मतलब ट्यूब डायल्यूशन मेथड, पहला मेथड। ओके, और दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, पहला वाला। सो ट्यूब डायल्यूशन मेथड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग जोन ऑफ इनिबिशन चेक करते हैं, बट इन ट्यूब डायल्यूशन मेथड में हम लोग मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब इसका भी आंसर रॉन्ग है। सो ऑल्सो इसको भी हम लोग चैलेंज करेंगे। इसका आंसर एमबीसी चाहिए, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जोन ऑफ इनिबिशन जो है ये हम लोग कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ दैट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड या पेट्री डिश वाला जो मेथड है वो। ओके, ट्यूब डायल्यूशन मेथड में या टर्बिडोमेट्रिक मेथड में हम लोग मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये भी नोट्स में है, यू चेक इट, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, 4 4 5 5 लाइन ही दिया है, बट ये उसमें मेंशन है। ओके, नेक्स्ट, मैकथिल्स मेथड इज प्राइमरी यूज टू डिटरमाइन, अभी ये मुझे पता नहीं बोत्रे सर ने लिया है कि नहीं लिया है मैकथिल्स मेथड, ये डिस्टिलेशन टॉपिक में आता है। ओके, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये, क्योंकि माइक्रो इंजीनियरिंग सर पढ़ाते हैं बोत्रे सर, तो मैकथिल्स मेथड जो है ये एग्जैक्टली लिया है नहीं, आई डोंट नो। इसका आंसर है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। ओके, सो मैं इसको क्लेम नहीं करूंगा। ओके, next, among the gaseous substance used for sterilization disinfection, which of the following is not suitable for fumigation of rooms because of its explosive property? किती वेळा सांगितलेलं आहे, सेकंड इयरला पण झालेलं आहे। एक्सप्लोजन मिक्सचर कोण बनवतं एअर सोबत? विच गैसियस सब्सटेंस? इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड जो है अगर उसको 3.4% के ऊपर मिक्स कर दिया जाए एयर के साथ तो इट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर। दैट्स व्हाई इथिलीन ऑक्साइड यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इज एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी। हे आहे आपल्या नोट्स मध्ये, स्टरलाइजेशन का एक लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी आप पढ़ो, सुनो, ये दिया है मैंने प्रॉपर्टीज। इथिलीन ऑक्साइड का एक ड्रॉबैक है, इथिलीन ऑक्साइड इज अ वेरी गुड स्टरलाइजिंग एजेंट, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद द एयर, एयर के साथ एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट शुड बी यूज्ड विद, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं डाइल्यूएंट के साथ, फ्रेयॉन के साथ वगैरह। ओके, हे पण त्यामध्ये आहे। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नैफ्थेलिन इज प्यूरिफाइड बाय व्हिच ऑफ द प्रोसेस? अब ये डायरेक्टली नहीं दिया है नोट्स में या नहीं होगा, बट यू कैन सॉल्व इट बाय योर कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस ने तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व करू शकता। नॅफ्थॅलिन, नॅफ्थॅलिन बाउल घरी असतं तुमच्या, माहितीये का नॅफ्थॅलिन बाउल्स? येस सर. डाबराच्या गोळ्या म्हणतात त्याला, पांढऱ्या कलरच्या अशा गोळ्या असतात, खूप छान स्मेल होती त्याचा, नैफ्थेलिन बॉल। ओके, आप उसको कबर्ड में वगैरह रखते हो, उसके बाद अगर उसको 8-10 दिन के बाद देखोगे तो क्या होता है? व्हाट हैपन? जब आपने रख दिया नैफ्थेलिन और फिर 8-10 दिन के बाद उसको देखो, व्हाट हैपन? इव्हॅपोरेट्स. हाँ, एवापोरेट होता है, करेक्टली, हाँ करेक्ट, उसका एवापोरेशन हो जाते, कापुरासारखं असतं ते, इट्स लाईक अ कापूर, कॅम्फर सारखं। कॅम्फरला ठेवलं तुम्ही की थोड्या दिवसाने ते एवापोरेट, एवापोरेट म्हणजे सब्लिमाइज होतं, ते त्याची साईज कमी कमी होत जातं। कापुराला तुम्ही ठेवा बाहेर आणि 1-2-4 दिवसांनी पहा त्याचं साईज कमी होतं, कारण ते एवापोरेट होतं। तसंच नॅफ्थॅलिन बाउल पण आहे। ओके, सो नैफ्थेलिन बाउल प्यूरिफाइड कर सकते हैं हम लोग नैफ्थेलिन बाय सब्लिमेशन, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। डायरेक्टली इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो दिस इज कॉमन सेंस क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, घरी आपण ठेवतो नॅफ्थेलिन। ओके, देन
हु रिकमेंड्स यूज ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन हर्बल मेडिसिन? WHO गाइडलाइंस अगर आप देखोगे ऑफ हर्बल ड्रग स्टैंडर्डायझेशन, कोग्नसी मधली नोट्स वाचा आपली, ओके, WHO गाइडलाइंस फॉर स्टैंडर्डायझेशन ऑफ द ड्रग, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि क्रोमेटोग्राफी HPLC HPTLC जो होती है, दीज आर यूज फॉर फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल। फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल मतलब आपके कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, माइक्रोबियल लोड, पैकेजिंग एनालिसिस एंड डिटेक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जनरली यूज फॉर फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। ओके, ये भी वर्ड एज इट इज है अपने नोट्स में। ओके, आप कोग्नसी का नोट देखो। Then in the apparatus of limit test of for arsenic, internal diameter of the glass tube, ये नहीं है। okay? ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ, ये शायद नहीं मिलेगा अपने नोट्स में, और मैंने बोला भी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मैं हर बार बोलता हूँ खाली लिमिट टेस्ट करना है बस। और बट लिमिट टेस्ट में इंटरनल डायमीटर क्या होगा ग्लास ट्यूब का, तो ये इतना ध्यान में नहीं रखते हम लोग। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप यहाँ तक इसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। ओके, इट्स अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन कि आर्सेनिक का इंटरनल डायमीटर पूछा है, वो भी ट्यूब का, ग्लास ट्यूब का। ओके, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट के लिए क्या यूज करते, दैट इज ओके, इथपर्यंत ठीक आहे की आर्सेनिक लिमिट टेस्ट साठी काय वापरतं, पण लिमिट टेस्ट करताना जो ग्लास ट्यूब वापरतो त्याचा डायमीटर, तर हे थोडंसं खूप लांबचा क्वेश्चन झाला मतलब, तो ये ना नोट्स में है ना ये पॉसिबल है डायरेक्टली रखना। ओके, तो ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि ये नहीं होगा। आइडेंटिफाई द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ असाइक्लोविर। असाइक्लोविर इज अ डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, और ये हमने एंटीवायरल में पढ़ा है थर्ड ईयर स्टूडेंट को पता है। असाइक्लोविर इज एंटीवायरल ड्रग। और मैंने बोला है कि एंटीवायरल ड्रग जितने भी है, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर हो या न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो, वो सारे पहले हमारे बॉडी में फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड होता है। ओके, तो दे ऑलवेज, सो मतलब जैसे एडेनाइन होता है, एडेनाइन कन्वर्ट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट, वैसे ये भी सारे जो है ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो काइनेज एंजाइम जब ऐड होगा, सो उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, सो दे कन्वर्ट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। तो ये देखो, असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, जब भी काइनेज एंजाइम होगा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। ओके, जब भी काइनेज एंजाइम एक्शन कर दिखाएगा, वायरल थाइमिडिन काइनेज, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, एंड दे आर एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स के एनालॉग है, एडेनाइन स्ट्रक्चर है, सो एडेनाइन सारखा दिसतो। तो इसलिए किसी भी डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर में, ये भी मैंने बोला है कि दे कन्वर्ट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म डायरेक्टली। नोट्स मध्ये आहे आपल्या की असाइक्लोविर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट्स इनटू ट्राइसाइक्लेट फॉर्म, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, एंड देन इट शोज इफेक्ट। ओके, ये भी एज इट इज है। देन विच बफर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? हा सरांनी घेतला असेल पॅरेंटल मध्ये। विच बफर, ऑप्थेल्मिक हो या पैरेंटल हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बफर जो है वो फॉस्फेट बफर है। ओके, फॉस्फेट बफर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या पैरेंटल में। ये पैरेंटल में हो चुका है, आप बोलते सर का लेक्चर सुनो, और इसका कंटेंट भी, इसमें क्या होता है वो भी उसमें सर दिया है सब। देन फ्लो चार्ट्स शोइंग क्रॉप रोटेशन, कंपोस्टिंग एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट, ये नहीं है। सो आई डोंट क्लेम दिस कि ये क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं आएगा। इट्स अ जनरल क्वेश्चन, इसको कहते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, बट इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, मुझे भी नहीं पता ये। ओके, सो फ्लो चार्ट शोइंग क्रॉप रोटेशन, कंपोस्टिंग एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, तो ये शायद जिसको पता है वो लिख सकता है। सो इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन अवर नोट्स। ओके, सी जो है वही क्लेम करना चाहिए, मराठीत एक सुंदर मन आहे, जे पोटात ते ओठात। ओके, म्हणजे जे जे आहे खरंच ते सांगायचं की हे आहे बाबा आपल्या ह्याच्यात, जे नाही आहे ते नाही आहे, सिंपल है ना। ओके, नहीं तो ये भी हमारे इससे आता है, ये भी हमारे इससे आता है, ऐसा नहीं है। जो जे जे खरंच आहे विचारलेलं आपल्या ह्याच्यात ते मी स्वतः सांगेल, जे नाही आहे ते मी नाही सांगेल की हे नहीं है, ये नहीं पूछा, ये हमारे नोट्स में से नहीं है, ये हम लोग कवर नहीं करते। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है अपने नोट्स में। ओके, क्विनोलिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक, ये भी आपको नहीं मिलेगा, क्विनोलिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक। ओके, बिकॉज मतलब आई डोंट सजेस्ट कि आप लोकल एनेस्थेटिक के सारे स्ट्रक्चर्स करोगे। ओके, लोकल एनेस्थेटिक के स्ट्रक्चर केले पाहिजे असं मी सांगत नाही, मैं हर बार बोलतो की नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा लोकल एनेस्थेटिक के स्ट्रक्चर्स। ओके, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी इसका पूछा है और किसी दूसरे ड्रग का पूछते तो, दैट्स वाई लोकल एनेस्थेटिक के स्ट्रक्चर नहीं करना है, डोंट डू, मत करो। ओके, मैं ये हर बार बोलता हूँ, खाली लोकल एनेस्थेटिक के ड्रग के नाम ध्यान में रखो बस, बाकी नहीं। सो क्विनोलिन रिंग कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक नहीं, मतलब नहीं है ये अपने नोट्स में, इसका आंसर है डिबुकेन। ओके, देन इन टैबलेट, इन प्रोसेस टैबलेट थिकनेस वेरिएशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सर की लेक्चर में है और इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। टैबलेट का थिकनेस है वो कैसे वेरी होगा, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। थिकनेस, कॉम्प्रेशन फोर्स, तुम्ही जेवढं फोर्स कॉम्प्रेस कराल तेवढी थिकनेस कमी होईल, ये तो सिंपल है ना।
जितना आप कंप्रेशन करोगे उतना थिकनेस कम होगा जितना फोर्स लगाओगे. ओके. सो कंप्रेशन फोर्स ये नोट्स में है, सॉरी लेक्चर में है डायरेक्टली सर के, बट इट इज कॉमन सेंस क्वेश्चन कि टैबलेट का थिकनेस वेरी कैसे होता है. इट इज ऑफ कोर्स बाय कंप्रेशन फोर्स. कंप्रेशन फोर्स जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे आप उतना थिकनेस कम ज्यादा होगा. कम कंप्रेशन फोर्स लगाओगे तो थिकनेस बढ़ेगा. ज्यादा कंप्रेशन फोर्स लगाओगे तो थिकनेस कम होगा. ओके. देन इफ emission intensity doubles when concentration increases from 5 to 10 the relationship obeyed. अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको डायरेक्टली नोट्स में नहीं मिलेगा, बट अगेन इट्स अ कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं इमिशन इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे अगर आप लोगे कॉन्सेंट्रेशन. ओके. और अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन देखो 5 से 10 तक बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 10 मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो इंटेंसिटी भी डबल हो गई. ओके. सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज, इसको कहेंगे लीनियर प्रोपोर्शन. अपन हम लोग बोलते हैं ना कि दिस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब बी जब बढ़ेगा उतना ही ए बढ़ेगा. ओके. जब आप बोलते हो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब है कि जितना बी बढ़ेगा उतना ही ए बढ़ेगा सिंपली. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल होता है इंटेंसिटी भी डबल हो रहा है, मतलब इट इज लीनियर प्रोपोर्शनलिटी. ये प्रोपोर्शनल है और लीनियर है. ओके. इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये कम होता. ओके. इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर इंटेंसिटी कम होता व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी. एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा बढ़ाओगे कंसंट्रेशन और इमिशन इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन यू मेक इट जस्ट 5 to 6 और इंटेंसिटी हो गई डबल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल. आर यू गेटिंग? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज करोगे आप कंसंट्रेशन में, मतलब एक्स एक्सिस में अगर आप थोड़ा चेंज करोगे तो वाई एक्सिस में काफी चेंज होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल. उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल. एक्स एक्सिस पे अगर आप थोड़ा जो इंक्रीज करोगे उतना ही चेंज वाई एक्सिस पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर. उसको कहते हैं लीनियर. और एक्स एक्सिस पे आप जो चेंज करोगे अगर उसका उल्टा इफेक्ट वाई एक्सिस पे होता है तो दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी. गेटिंग? Yes, sir. सो ये क्वेश्चंस एज इट इज नोट्स में से नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू कि इसके लिए फार्मेसी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. जिसको साइंस पता है बेसिक वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. ओके. टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. Then in pharmaceutical manufacturing laminar airflow cabinet provide, ये क्लास 100 क्लास 10 क्लास 1000 ये सारे एरियाज है अपनी 2 एप्पल्स में है, योर पेरेंट्रल्स में है, तो इट्स अ क्लास 100 एरिया. ये क्लास 100 एरिया है. ओके. क्लास इन द लैमिनार एयरफ्लो अगर असेप्टिक प्रोसेसिंग के लिए जो एरिया होता है इट इज क्लास 100. ये अपने पेरेंट्रल में है डायरेक्टली एज इट इज इसका आंसर. ओके. देन जिनको बाइलोवा ट्रेडिशनल ड्रग्स आप अगर देखोगे फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी नोट्स अपने जिसमें जिनको बाइलोवा का नाम होगा. ओके. जिनको बाइलोवा इज एंटी प्लेटलेट ड्रग. ओके. ये एंटी प्लेटलेट वास्कुलर डिसीजेस के लिए यूज होता है. तो एंटी प्लेटलेट के साथ कौन सा ड्रग नहीं देना चाहिए? तो ऑफकोर्स एंटीकोएगुलेंट नहीं देना चाहिए, अदरवाइज ब्लीडिंग बढ़ेगा ना. मतलब ये ड्रग खुद प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं होने देता है और एंटीकोएगुलेंट भी क्लॉटिंग नहीं होने देंगे. तो अगर आप ये दोनों साथ में दोगे तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा. इसलिए जिनको बाइलोवा शुड बी अवॉइडेड विथ एंटीकोएगुलेंट. सी सगळे सगळे एज इट इज नसतंय. कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लॉजिकली जो आपको पता है सायन्स या जितना आपने पढ़ा है हमसे उसका अप्लिकेशन होता है. ओके. काही तुम्हाला अप्लाय करावे लागतील बेस्ड ऑन युअर नॉलेज, डायरेक्टली ते येत नाही. ओके. सो इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द नॉलेज वॉट एवर वी टीच यू उसको अप्लाई करना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. ओके. सॉरी. हाँ. सो दिस इज जिनको बाइलोवा इज एंटीप्लेटलेट टाइप ड्रग और उसको उसके लिए एंटीकोएगुलेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ओके. एम्पुल ड्यूरिंग द एम्पुल सीलिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग. अब किसी भी केस में किसी भी जब आप नाइट्रोजन एनवायरमेंट यूज करते हो तो किस लिए यूज करते हो फॉर्मुलेशन में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन एनवायरमेंट? एनीबॉडी? नाइट्रोजन हम लोग किस लिए यूज करते हैं किसी भी कहीं पे भी, मतलब किसी रिएक्शन में या किसी फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन गैस किस लिए यूज करते हैं? तो हम लोग नाइट्रोजन रीयूज करते हैं बिकॉज वी रिप्लेस द एयर. ऑक्सीजन उसमें से रिप्लेस कर देते हैं उसके बदले हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीडेशन होगा आपके ड्रग का. दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द एम्पुल सीलिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग इज यूज्ड टू मेनली रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग. ओके. नॉट ओनली इन दिस केस, यहीं पे नहीं कहीं पे भी अगर नाइट्रोजन आप यूज करते हो तो इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग. दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये अपने 2 एप्पल्स पर डे जो चार्ट आम्ही तुम्हाला देतो त्यातनं आहे हा. आयोडीन इज व्हेरी स्पेरिंगली सोल्युबल इन द वॉटर, दैट इज अबाउट 1 part ऑफ द आयोडीन इन. ये पूछा है. ओके. ये क्वेश्चन रॉन्ग, आंसर रॉन्ग होगा इसका. ओके.
टेबल जर तुम्हाला आठवत असेल जो आपण घेतलाय सोल्युबिलिटीचा, ओके, 1 in 10, 10 in 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000, ये अपना टेबल है। ओके, ये दिया है अपने नोट्स में है, अपने टेबल जो हम लोग देते हैं उसमें भी है कि वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल। ओके, वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है स्लाइटली सोल्यूबल। ओके, स्पेरिंगली के बाद अपनी जो आपका जो टेबल है उसमें आपको वेरी स्पेरिंगली कहीं पे भी नहीं मिलेगा वर्ड। स्पेरिंगली के बाद नेक्स्ट आता है स्लाइटली सोल्यूबल। ओके, स्पेरिंगली के बाद नेक्स्ट आता है स्लाइटली सोल्यूबल, और स्लाइटली सोल्यूबल का रेंज है 100 से लेके 1000 तक। 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इन 100 to 1000 पार्ट ऑफ वाटर, ये होता है स्लाइटली सोल्यूबल। ओके, स्पेरिंगली के बाद स्लाइटली, और स्लाइटली को ही बोलते हैं वेरी स्पेरिंगली। तो इन्होंने आंसर 4000 दिया है, ये रॉन्ग आंसर है, सो वी आर गोइंग टू क्लेम इट, हम लोग इसको क्लेम करेंगे। ओके, आंसर शुड बी 400, 100 से लेके 1000 तक आना चाहिए, सो 100 से लेके 1000 उसके बीच में, मतलब 400 इज द आंसर। ये भी अपने नोट्स में मिल जाएगा डायरेक्टली, एप्पल्स में टेबल्स में मिलेगा डायरेक्टली। मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ ॲकॅरबोज सांगू शकता थर्ड इयर स्टुडंट? हे झालेलं आहे अँटीडायबेटिक तुमचं मोड ऑफ ऍक्शन वर क्वेश्चन आहे, सरळ सरळ क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ॲकॅरबोज इज व्हाट? इट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ओके, एंटी टॉपिक में ये पढ़ा है ॲकॅरबोज, एज इट इज है अपने नोट्स में, लेक्चर मध्ये पण घेतला है कि ॲकॅरबोज इज एंटीडायबेटिक ड्रग, एंड क्या करता है ये, तो ये ब्रेकडाउन इनहिबिट करता है कार्बोहाइड्रेट का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होने से रोकता है, and it is by inhibition of alpha glucosidase enzyme. So these are the 25 questions जे विचारलेले आहे सेक्शन 1 मध्ये, एंड यातले जर ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सोडले, अगर 4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी 21 क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली आपको फ्रॉम आवर लेक्चर और फ्रॉम आवर नोट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन इमेजिन कि 25 क्वेश्चन है सेक्शन 1 में, एंड आउट ऑफ दैट 25 सेक्शंस, उस 25 सेक्शन में से ऑलमोस्ट 20 से 21 क्वेश्चन, 20 to 21 question directly asked from the our notes or our lecture. ओके, आणि हे आहे की नाही हे तुम्ही सांगू शकता, म्हणजे मीच म्हणतो म्हणून नाही, यातले तुम्ही बरेचसे आपल्या नोट्स मध्ये पाहिले आहे ना, लेक्चर मध्ये ऐकलेले आहे ना की नाही? Yes, sir. थर्ड ईयर स्टूडेंट, की आता ते वाचून व्हायला पाहिजे किंवा ते लक्षात राहायला पाहिजे, ही वेगळी गोष्ट है। ओके, वो ध्यान में रहना चाहिए, ये अलग बात है, या वो आपने पढ़ के होना चाहिए, वो अलग बात है, बट अपने नोट्स में डायरेक्टली इसके आंसर है, एज इट इज है। ओके, दैट्स वाई ये जो है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा